ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक ये समझ में आया कि किस तरीके से क्रूएल्टी का जो थ्रेशोल्ड है अंडर सिविल एंड क्रिमिनल लॉ दोनों केसेस में डिफरेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप बात करोगे क्रूएल्टी की, ये कहता है कि व्हेन एनी, क्या है पढ़ो, प्रोविजन क्या है पढ़ो, क्रूएल्टी का प्रोविजन क्या बोलते हैं? whoever being the husband or the relative of the husband of a woman, हस्बैंड होना चाहिए या हस्बैंड का रिलेटिव होना चाहिए, वुमन के हस्बैंड का रिलेटिव है, इफ ही सब्जेक्ट्स द वुमन टू क्रूएल्टी देन इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years एंड फाइन। ठीक, क्या होना चाहिए? हस्बैंड को क्रूएल्टी, who all can be liable under this provision? the husband, the relatives of the husband, कोई और ग्राउंड नहीं है। Cruelty can be for the demand of any property, it can be for the demand of valuable security, it can be for the demand of dowry, it can be for any other XYZ reason. The child, the woman cannot bear the child, any other reason, just like that also, no reason at all. ठीक है, but there should be a cruelty, number one, by the husband or the relatives of the husband. Then it is said that the person is punishable by the imprisonment up to 3 years and fine. ठीक है, अब यहाँ तीन words है, husband, relative of the husband, cruelty। ठीक है, अब अच्छा, चार वर्ड्स है बल्कि, हस्बैंड ऑफ अ वुमन, तो हस्बैंड, रिलेटिव ऑफ अ हस्बैंड, वुमन और क्रूएल्टी, ये चार वर्ड्स है, चारों को देखते हैं। ठीक है, हस्बैंड का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? हस्बैंड और वुमन को यहाँ इंटरलिंक करें, क्या मतलब? अगर कोई दो लोग हैं जो लॉफुली वेडेड है, परफेक्टली वैलिड मैरिज है उनकी, फर्स्ट वाइफ है, ओनली वाइफ है, तो वो क्रूएल्टी का चार्ज लगा रही है, इसमें डेफिनेशन में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कोई अगर सेकंड वाइफ, तो उस केस में वो क्या करेगी? क्या वो सेक्शन 498A के अंदर रिजॉर्ट ले सकती है? विल द टर्म ओवर हियर हस्बैंड इंक्लूड द हस्बैंड ऑफ द सेकंड वाइफ? यस सर, व्हाई यू कमेंट दिस? अगर यस तो व्हाई? यहां से बताओ, प्रोविजन में ही आंसर है। The word woman has been used, the word lawfully wedded wife has not been used. ठीक है, तो while the second wife will not be a lawfully wife, wedded wife, she is a woman with whom the person has entered into a marriage. Ceremonies of marriage तो हुई है ना, ये तो हम मान के चल रहे हैं, सेकंड वाइफ के केस में सेरेमनी ऑफ मैरिज तो हुई है, इसको तो कोई डिनाई नहीं कर रहा है, तभी तो सेकंड वाइफ वाइफ बनी है, नहीं तो वाइफ नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर टर्म यूज्ड है वुमन, तो हस्बैंड ऑफ अ वुमन जब यूज हो रहा है, हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ अ वुमन, इसका मतलब है द टर्म वुमन विल इंक्लूड द फर्स्ट वाइफ, द सेकंड वाइफ, any person who is wedded to that particular person. A person just because he is wedded wrongly, उसकी शादी सही नहीं है, वैलिड नहीं है, इसके लिए वो ये गार्ड नहीं ले सकता कि तो शादी इनवैलिड, तो काहे का डाउरी और काहे की क्रूल्टी, तो वाइफ ही नहीं। ठीक है, वैसा नहीं हो सकता। बट वॉट हैपन्स व्हेन टू पीपल आर लिविंग टुगेदर इन अ लिव इन रिलेशनशिप, तब क्या होगा? क्या होना चाहिए प्रोविजन से, क्या होना चाहिए? वुमन है, बट वुमन के साथ में वर्ड क्या यूज है? हस्बैंड। आर द टू पीपल हु आर इन अ लिव इन रिलेशनशिप हस्बैंड एंड वाइफ? will the wife ever, will the woman who is in a live in relationship get the rights of a wife? ठीक है, तो जब दो लोग लिव इन रिलेशनशिप में हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में द वाइफ विल नॉट बी एबल टू टेक द एड ऑफ सेक्शन 498A। फैक्टम वेलिड का हमने किस केस में लगाया था? हमने ये कहा था कि फैक्टम वेलिड का प्रिंसिपल, अगर तुम्हें हिंदू लॉ में भी याद हो, मैरिज के केस में नहीं लगता है, इट हैज टू बी स्टैब्लिश्ड। फैक्टम वेलिड का प्रिंसिपल कोर्ट को सिर्फ एक चीज में लीनियरली अलाउ किया गया था, वो किया गया था मेंटेनेंस के केस। ठीक है, अदर देन दैट
वाइफ को कोई राइट्स अलॉटेड नहीं होते हैं। विल शी बी, अगर तुम वैसे भी सोचो तो अगर हिंदू लॉ के अंदर भी तुम सोचो, अ पर्सन हु हैज बीन लिविंग टुगेदर, will the woman who's in a live-in relationship be able to claim any rights over the property of the man, even though they are living like husband and wife for past 25-30 years? हमने क्या बोला था? नो, केवल legitimacy of the child के रिगार्ड में हमने माना, ठीक है? तो फैक्टम वैलिड का प्रिंसिपल, 100 documents also cannot negate the one fact that has happened, and that fact has not happened. The fact of marriage has not happened. ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर जो भी वाइफ है, अगर फैक्ट ऑफ मैरिज हुआ है, चाहे वो मैरिज कितनी भी गलत क्यों ना, नल एंड वॉइड है मैरिज, तो नहीं, क्योंकि वो मैरिज हुई ही नहीं। वॉइड मैरिज इज एज गुड एज यूर लिविंग इन अ लिविंग रिलेशनशिप, ठीक है? पर जहां बाइगेमस मैरिज हुई है, जो लॉफुली सेरेमनाइज हुई है, लॉफुली मैरिड वाइफ, उस केस में सेकंड मैरिज की वाइफ को राइट दिया गया है टू क्लेम द ऑफेंस ऑफ क्रूएल्टी, but a woman who is in a live-in relationship with the man is not given the right of claim cruelty. तो यहाँ दो टर्म्स हमने डिफाइन कर लिए। वुमन की वजह से हमने ये समझा कि लॉफुली वेरिड या सेकंड वाइफ को भी राइट दिया गया है। हस्बैंड की वजह से हमने ये समझा कि लिव इन रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनको क्रूल्टी का राइट नहीं मिलेगा। तीसरा वर्ड क्या था? रिलेटिव, ठीक है? अब एक मजेदार क्वेश्चन ये उठा कि कॉन्क्यूबाइन ऑफ द हस्बैंड, ठीक है, मिस्ट्रेस ऑफ द हस्बैंड, शी इन्फ्लिक्ट्स क्रूल्टी ऑन द फर्स्ट वाइफ, सेकंड वाइफ नहीं है, कैन शी बी कंसिडर्ड एज द रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड? ही ब्रिंग्स अ मिस्ट्रेस इन द हाउस, ठीक है, वो इटसेल्फ क्रूल्टी है, बट वो जो मिस्ट्रेस है वो भी उसको सब्जेक्ट कर रही है टू क्रूल्टी, परेशान कर रही है। तो कैन शी क्लेम दैट द रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड हैज सब्जेक्टेड मी टू क्रूल्टी? नो, no. The term relative will only include the relations by blood or marriage, ठीक है? The term relative over here, the court reiterated, will only be restricted to the relatives by blood or marriage, ठीक है? तो you have to establish, तो ये रिलेटिव का मतलब हो गया, वुमन, हस्बैंड, रिलेटिव, 3 वर्ड्स हो गए, ठीक है? अब चौथा वर्ड मैंने क्या बोला था? क्रूल्टी। क्रूल्टी क्या है वो एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, उसको तोड़ के पढ़ो, क्या लिखा है क्रूल्टी, क्या क्या हो सकता है। क्या है बताओ? पहला पहला पॉइंट क्या है? एनी विलफुल कंडक्ट। विलफुल मतलब हमने क्या डिस्कस किया? ऑब्स्टिनेट, ठीक है? अभी उसको भी मतलब बताऊंगी। फिलहाल एनी विलफुल कंडक्ट विच इज ऑफ सच अ नेचर, ऐसा नेचर है उस कंडक्ट का विच इज लाइकली टू ड्राइव द वुमन टू कमिट सुसाइड। अब मुझे ये बताओ, सेक्शन 306 में क्या लिखा है? क्या है? अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है। क्या प्रोविजन है? सो लेट्स से, क्या 306, लेट्स से एक पर्सन है, ठीक है, दो केसेस हैं, एक हस्बैंड वाइफ है, वाइफ ने सुसाइड कर ली, ठीक है? अब क्या चार्जेस बनेंगे हस्बैंड के ऊपर? 306 एक अपने में ऑफेंस है, 498 है अपने में ऑफेंस है, क्या बनेगा? 306 498 है, दोनों बन सकते हैं कि एक ही बनेगा? दोनों में डिफरेंस क्या है? नहीं, हस्बैंड के थ्रू ही है, केस में हस्बैंड तक रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं अबेटमेंट, वहां भी वाइफ ने किया है, हस्बैंड की वजह से किया है, ठीक है? तो दोनों में डिफरेंस क्या है प्रोविजंस? वो तो ठीक है, हम उसी पे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। 306 में तो कोई भी अबेट कर सकता है अबेटमेंट, यहाँ पे हम कह रहे हैं हस्बैंड ने किया है, जहां हस्बैंड इन्वॉल्व, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? 498 ए के अंदर इंटेंशन क्या है हस्बैंड की? विलफुल कंडक्ट, उसकी सुसाइड करवाने की इंटेंशन नहीं है,
306 के अंदर इंटेंशन क्या है हस्बैंड की? टू अबेट द सुसाइड। समझ में आया? तो ये स्टैब्लिश करना पड़ेगा प्रोसिक्यूशन को कि ये तो पहले दिन से चाहता था कि वो सुसाइड कर ले। समझ में आया? वरना 498 के अंदर ही है सब्जेक्टेड हर टू क्रुएल्टी। ठीक है, तो यहाँ पर क्रुएल्टी इज ऑफ सच अ मैग्नीट्यूड दैट इट फोर्सेस द वुमन टू कमिट द सुसाइड। इट फोर्सेस द वुमन टू कमिट द सुसाइड। अपने नोटबुक्स में कहीं पे रफ में लिखो, 2 पॉइंट्स है। अगर क्रुएल्टी की याद करोगे तो सिर्फ 2 पॉइंट्स है। क्या है? पहला विलफुल कंडक्ट, दूसरा हैरेसमेंट। ठीक है, पहले विलफुल कंडक्ट में 3 सब पॉइंट्स बनेंगे। कौन कौन से? विलफुल कंडक्ट किस नेचर का होना चाहिए? विच कैन ड्राइव हर टू कमिट सुसाइड, पॉइंट नंबर 1। एनी विलफुल कंडक्ट विच इज इंजूरियस टू लाइफ और लिम। पहला पॉइंट देखो क्या है? एनी विलफुल कंडक्ट व्हिच इज ऑफ सच अ नेचर एज इज लाइकली टू ड्राइव वुमन टू कमिट सुसाइड, पॉइंट नंबर 1। अगर बीच की लाइन काट दो तो एनी विलफुल कंडक्ट व्हिच इज ऑफ सच अ नेचर टू कॉज ग्रीवियस इंजरी और डेंजर टू लाइफ, लिम्ब और हेल्थ। इसको ऐसे बनाओ। क्रुएल्टी दो पार्ट, कंडक्ट, दूसरा हो गया हैरेसमेंट। ठीक है, विलफुल कंडक्ट दो टाइप्स में हो जाएगा, which is likely, which is of such a nature which is likely to drive the woman to commit suicide, and which is such of such a nature which is likely to cause grave injury. ग्रेव इंजरी किस नेचर की? फिजिकल, लाइफ, लिम और हेल्थ और मेंटल। ठीक है, हैरेसमेंट को भी डिवाइड करेंगे। पहले ऑनलाइन, इज द बोर्ड विजिबल टू यू गाइस? दिख रहा है बोर्ड? बेसिक्स है, कुछ ऐसा बहुत वो नहीं है। क्रूएल्टी को डिवाइड कर दोगे विलफुल कंडक्ट और हैरेसमेंट में। विलफुल कंडक्ट किस नेचर का होना चाहिए? व्हिच इज आइदर लाइकली टू ड्राइव द वुमन टू कमिट सुसाइड, ठीक है, और इट इज ऑफ अ नेचर व्हिच कैन कॉज ग्रेव इंजरी टू द, सच ग्रेव इंजरी कैन बी ऑफ फिजिकल नेचर और इट कैन बी ऑफ मेंटल नेचर। फिजिकल नेचर में क्या हो जाएगा? इंजरी टू लाइफ, लिम्ब और हेल्थ ऑफ द। ठीक है, अब हैरेसमेंट का पढ़ो, प्रोविजन क्या कहता है? हैरेसमेंट का क्या कहेगा? harassment of a woman where such harassment is with a view to coerce her or any other person। कोर्स करना है। harassment किस नेचर का है? कि वो फीमेल को कोर्स करे, उस फीमेल को कोर्स करे या किसी और पर्सन को कोर्स करे जो कि उससे रिलेटेड है, एनी अदर पर्सन रिलेटेड टू द फीमेल। कोर्स करना है ना, हैरेसमेंट किस नेचर का होगा? कि वो कोर्स करेगा। वो कोर्स किसको करेगा? फीमेल को भी करेगा या किसी एनी अदर पर्सन को हु इज रिलेटेड टू द फीमेल। ठीक, एनी पर्सन रिलेटेड टू हर। किस लिए? इन दोनों को किस लिए कोर्स करेगा? टू मीट एन अनलॉफुल डिमांड। पहला पॉइंट, इन दोनों को किस लिए कोर्स कर सकता है? टू मीट एन अनलॉफुल डिमांड। अनलॉफुल डिमांड क्या चीज की? प्रॉपर्टी की या प्रॉपर्टी की और वैल्यूएबल। मैम आवाज नहीं आ रही, मैम आवाज बहुत कम हो गई है। आवाज नहीं आ रही है? अब आ गई मैम। मैम आप थोड़ा सा लैपटॉप से दूर जाती है तो आवाज कम हो जाती है। अच्छा मैम, अभी आ रही है? अभी आ रहा है समझ में ये? अभी हाँ हाँ आ रही है। ठीक है, तो हैरेसमेंट और एनी मैम आवाज मैम फिर से चली जा रही है मैम, जैसे ही आप मतलब बोर्ड की तरफ देखती हैं वैसे आवाज चली जाती है। तो शायद कट ऑफ कर देता है ऑडियो को। अब आ रही है आवाज? ठीक है, अब देखो। यस मैम क्लियर। ठीक है, अब इस केस में देखो,
या हाँ, क्या क्या डिस्कस कर रहे थे? क्रूअल्टी के केस में कोर्जन क्या है? टू कोर्स द फीमेल और एनी पर्सन हु इज रिलेटेड टू द फीमेल टू डू व्हाट? टू मीट एन अनलॉफुल डिमांड। ठीक है, टू मीट एन अनलॉफुल डिमांड विद रिगार्ड टू एनी प्रॉपर्टी और एनी वैल्यूएबल सिक्योरिटी। अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या है? आइदर टू मीट एन अनलॉफुल डिमांड और बिकॉज एन अनलॉफुल डिमांड हैज नॉट बीन मेट। Either to meet or has not been met with regard to property or valuable security। ठीक है, ये दोनों यहीं पे आ जाएंगे। समझ में आया? तो पहला क्या है? willful conduct। willful conduct which is likely to drive the woman to suicide or which is likely to cause grave injury to the woman, either physical or mental, that is to her life, limb or health। mental health के लाइफ लिम्ब फिजिकल हो गया, हेल्थ मेंटल या फिजिकल दोनों हो सकता है। ठीक। और सेकंड पॉइंट which is harassment to coerce the female or any person who's related to the female to meet an unlawful demand with regard to any property or any valuable security or when such unlawful demand has not been met। याद हो गया क्रूल्टी? यही है क्रूल्टी। ठीक है, तो अब पूरे प्रोविजन को अगर हम बात करेंगे, अगर हम डिस्कस करेंगे पूरे प्रोविजन को, ये बना लिया सबने इस तरीके से डिवाइड करके। अगर हम पूरे प्रोविजन को याद करेंगे तो क्रूअल्टी में हम क्या बोलेंगे कि व्हेन द वुमन इज सब्जेक्टेड टू क्रूअल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड, such husband or such relative of the husband is liable for imprisonment up to 3 years and fine। Point number 1 here, the term woman includes the lawfully wedded wife as well as the second wife। However, there should be a relationship of marriage, that is husband and wife, between the two people, because of which two people living in a live-in relationship cannot claim the lady in the live-in relationship, the female in the live-in relationship cannot claim the provision of section 498A। ठीक है, the female should be subjected to cruelty as defined under explanation 2 section 498A stands for। अभी मैं लिखाऊंगी सब, दूंगी नोट्स में भी सबको चाहिए तुम लोग के रनिंग नोट्स के लिए है पॉइंट्स, ताकि दिमाग में बैठ जाए क्या आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अब ये तो वो प्रोविजंस हो गए जिनको हमने इस, हाँ, अब 304B क्या है? अब यहाँ पर हमने क्या बोला था? टू कोर्स अ फीमेल टू मीट एन अनलॉफुल डिमांड या टू कोर्स विच इज लीडिंग हर टू कमिट सुसाइड। ठीक है, तो मान लो द फीमेल हैज सफर्ड अ डाउरी डेथ, डेथ हो गई उसकी, तो चार्ज कौन सा बनेगा? क्या रिलेशन क्या है दोनों के बीच में? 498A 304B पढ़ो क्या है? क्या कहता है 304B? अगर विद इन 7 years, क्या है आगे? अगर विद इन 7 years किसी फीमेल की अननेचुरल डेथ होती है, ठीक है, तो उस केस में एंड शी हैज बीन सब्जेक्टेड, इट इज एस्टैब्लिश्ड दैट शी हैज बीन सब्जेक्टेड टू एनी काइंड ऑफ क्रूअल्टी बिफोर डेथ with regard to demand for dowry, it will be, the person will become liable for dowry death within 7 years of marriage। ठीक है, this provision is read with section 113B of Indian Evidence Act। तुम लोगों ने पढ़ा होगा 7 साल तक जब शादी होती है तो it is presumed that the husband has caused the death of the female, has abetted the suicide। 306 को भी रीड करते हैं 113B के साथ में और इस प्रोविजन को भी रीड करते हैं 113B के साथ में, जब 7 साल के अंदर डेथ हो रही है तो। ठीक है, अब इस चीज को यहाँ पे ये समझो, 304B यहाँ दिया गया है, 498 दिया गया है, दोनों में कोई रिलेशन है? डाउरी डेथ के लिए शी शुड हैव बीन सब्जेक्टेड टू क्रूअल्टी और हैरेसमेंट बाय द हस्बैंड। क्रूअल्टी यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, तो इस क्रूअल्टी के लिए डेफिनेशन के लिए हम कहाँ जाएंगे? 498A में जाएंगे। समझ में आया? तो दोनों के बीच में ये लिंकिंग है कि
इट कैन बी सेड, अगर 304B का चार्ज क्रिएट हो रहा है तो 498A फिर नहीं लगेगा, क्योंकि 498A इज टेक्निकली द माइनर चार्ज एज कंपेयर टू 304B। ठीक है, पर लेट्स से देयर इज अ केस दैट हैपेंड, अ फीमेल in her dying declaration she narrated that she was subjected to cruelty by the husband। ठीक है, वो ये नरेट करके मर गई, बट द प्रोसिक्यूशन फेल्ड टू स्टैब्लिश, चार्ज जो बना हस्बैंड के ऊपर और उसके रिलेटिव्स के ऊपर, वो बना 304B का। बात समझ में आई? एक फीमेल है, वाइफ थी, she died of burned injuries and before dying she gave a dying declaration जहां पे she narrated the injuries that she had suffered at the hands of the husband and the relatives। ठीक है, जो चार्ज प्रोसिक्यूशन ने बनाया था हस्बैंड पे, वो बनाया था 304B का। ठीक, पर द प्रोसिक्यूशन फेल्ड टू प्रूव द डिमांड ऑफ डाउरी, कि हस्बैंड या रिलेटिव्स ने कोई डाउरी डिमांड किया था, वो नहीं प्रूव कर पाए। यहाँ पे 304 में डाउरी डेथ का मतलब है कि डेथ डाउरी की वजह से ही होनी चाहिए, ठीक, वो नहीं प्रूव कर पाए। तो क्या ये चार्ज 498A में कन्वर्ट हो सकता है? मेरा क्वेश्चन समझ में आया सबको? मैंने क्या पूछा, 304B का प्रोसिक्यूशन ने हस्बैंड के अगेंस्ट में चार्ज स्टैब्लिश किया, फीमेल ने जो डाइंग डिक्लेरेशन दिया था उसमें शी हैड नरेटेड द वेरियस इंजरीज दैट शी हैड बीन सब्जेक्टेड टू बाय द हस्बैंड एंड द रिलेटिव्स। ठीक है, the prosecution failed to establish the demand for dowry, because of which the charge under 304B failed। The question is that can the court still prosecute the husband under 498A? Yes। ठीक है, डिमांड डाउरी भाई ना एस्टैब्लिश हो, she had narrated the injuries। यहाँ 498A does not require that the cruelty has to be only with regard to dowry। ठीक है, the ambit of cruelty under 498A is very very big as compared to 304B। 304B is restricted, 7 साल के अंदर होना चाहिए, डाउरी की डिमांड होनी चाहिए, she should have been inflicted to cruelty and harassment with regard to dowry in preceding 7 years। ठीक है, 498A में टाइम का भी कोई लिमिटेशन नहीं है, at any point of time the husband can be subjected to the charge of cruelty, 15 साल बाद भी, 20 साल बाद भी। ठीक है, at the same time the cruelty may or may not be for any kind of valuable security or property or dowry, it can be just cruelty, just inflicting of any kind of harm on the female as well। समझ में आ रही है बात? तो the ambit of 498 is much wider as compared to 304B। ये अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है 2023 का, जिसमें कोर्ट पहले भी बोला है, अभी रिसेंटली भी रिटायरिएट करी है ये बात, कि जहां पे 304B का चार्ज क्रिएटेड है, वहां पे अगर 304B स्टैब्लिश नहीं हो पाता है तो वो चार्ज 498A में कन्वर्ट हो सकता है। तो तीनों ऑफेंसेस जो सिमिलर साउंडिंग इन नेचर हैं वो समझ में आ गए, 498A, 306 एंड 304B। ठीक है, 306 और 304B का एक अंडरलाइंग एस्पेक्ट जो प्रूविंग जो एविडेंशियल प्रोविजन है वो है 113 प्रिजम्पशन इन केस ऑफ डेथ बाय अननेचुरल सर्कमस्टांसेस विद इन 7 years ऑफ मैरिज। ठीक है, अच्छा मैम हम्म 306 क्या कन्वर्ट हो सकता है 304B में? 306 का इसके ऊपर कोई एक्सप्रेस डिसीजन मेरे पास में ऐसा नहीं है जिसको मैं तुम्हें बोल सकूं। ठीक है, कि ऑटो, क्योंकि 304B और 498 इज टेक्निकली अ माइनर ऑफेंस ऑफ 304B। ठीक है, बट 306 के इंग्रेडिएंट्स और 498A के इंग्रेडिएंट्स अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे शी को दोनों में इंटेंशन जो मेंस रिया है वो भी डिफरेंट है रिक्वायर्ड। Under 306, the mens rea that is required is that the person should have abetted, he should have intended that the female should commit suicide। ठीक है, whereas under 498A, it is the intention is to inflict harm on the female to achieve any purpose। तो technically ये दोनों बहुत distinct offenses हैं एक दूसरे से, they may only overlap in the case where the female commits suicide when she is subjected to cruelty। बात समझ में आई? तो अगर ये दो चार्जेस अलग अलग नहीं क्रिएट होते हैं, then chances are that it may not get converted, unlike 304B where it will get converted more often than not।
ठीक है, बट कोई ऐसा केस नहीं है जहां मैं तुमसे ये कह सकूं कि नहीं हाँ ये कन्वर्ट करना बोला ही गया है, क्योंकि दोनों दो डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस है, अनलाइक 304B एंड 498 है, वेयर वन इज मेजर ऑफेंस, वन इज माइनर ऑफेंस। क्योंकि 306 का चार्ज भी लग सकता है, 498A का चार्ज भी साइमल्टेनियसली लगेगा, बट जहां 304B लगेगा वहां 498 लगाना जरूरी नहीं है, नहीं भी लगाएंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, वो है, ये डिफरेंस है। तो हो सकता है मैं एक बार देख लूंगी, अगर कोई केस मिलेगा जो अफर्म कर रहा होगा या नेगेट कर रहा होगा तो आई विल गिव यू दैट केस आल्सो। हाँ, उसमें क्या है, उसमें एंड में द सिस्टर डाइज बिकॉज शी इज सब्जेक्टेड टू क्रूअल्टी, शी कमिट्स, बट शी इज किल्ड, सुसाइड नहीं करती है वो, शी इज बर्न्ड। तो वो तो 304B हो गया ना प्रॉपर। 306 में तो द वुमन, देखो 304B, 306, 498A, ये तीनों एक ही केस में ओवरलैप करेंगे, जहां डाउरी की डिमांड से परेशान होकर लड़की ने सुसाइड कमिट किया। ठीक है, अगर शी हैज बीन किल्ड और शी हैज डाइड अंडर एनी काइंड ऑफ अननेचुरल सर्कमस्टांसेस, उन केस में 306 की बात ही नहीं उठेगी, 498 है और 304 भी रह जाएंगे। जहां डाउरी की भी डिमांड स्टैब्लिश नहीं हो पाती है, वहां केवल 498 रह जाएगा, क्रूल्टी अगर वो स्टैब्लिश्ड है तो। ठीक है, तो ये ये इसका एक एस्पेक्ट था। अच्छा, इसी में अभी रिसेंटली एक और पॉइंट उठा है कि अब जो क्रूल्टी होती है, ठीक है, वो तो हस्बैंड के घर पे होगी, when she's staying with the husband या with the relatives of the husband who have inflicted her to cruelty. Let's say that the female, she was subjected to cruelty in Bangalore where she had gotten married to the husband. ठीक है, दुखी होके परेशान होके वो लखनऊ आ गई। ठीक है, ये जहां भी उसका मैट्रिमोनियल होम है वहां आ गई, केस कहाँ फाइल करेगी? आईपीसी सीआरपीसी के अंदर केस कहाँ फाइल होता है, किस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होता है? जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है और द डिफेंडेंट इज रिसाइडिंग। ठीक है, तो वेयर हैज द कॉज ऑफ एक्शन अरोज? बैंगलोर। वेयर इज द डिफेंडेंट रिसाइडिंग? बैंगलोर। तो वेयर विल द केस बी फाइल्ड? बैंगलोर। द कोर्ट हैज सेड नो, वेयर द फीमेल resides, wherever she takes the shelter after leaving that particular family, the husband, ठीक है, there she can be said that she can file the case। क्यों, क्यों बोला कोर्ट ने ऐसा? जाना वहां को उल्टी कर रहा था, इतना भी दरिद्र कोर्ट नहीं है, नहीं क्या कहते हैं इसको, दरिंदा नहीं है कि बेचारा वहां आगे मारेगा, ऐसा नहीं है। he had subjected her to mental cruelty and no convener, why would the court, that would be very gender bias, already the provision is poor thing, man gets, agar man is subjected to cruelty, can he file a case against in this provision? The reason the court said was, इसका जो कोर्ट ने रीजन दिया, कोर्ट ने कहा कि क्रूअल्टी होती एक जगह पर है बट उसकी इफेक्ट एंस्यू करता है व्हेन शी इज बैक एट हर पेरेंट्स होम आल्सो वेयरएवर शी इज टेकिंग द टॉर्चर शेल्टर। ठीक है, व्हाटएवर टॉर्चर शी हैड सफर्ड, मेंटल फिजिकल, शी कैरीज इट विद हर टू वेयरएवर व्हिचएवर प्लेस शी मूव्स। तो इफेक्ट प्रिंसिपल के तहत उस कोर्ट को भी जुरिस्डिक्शन मिल जाएगा जहां उसने शेल्टर लिया है। समझ में आई बात? कहीं कहीं भी, wherever she has taken the shelter। नहीं, वो दैट वुड ऑब्वियसली नॉट, कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन बहुत सारे कोर्ट्स का नहीं कवर करेंगे, जहां पे भी शी हैज रिसाइडेड। ऐसा नहीं है कि आज बैंगलोर से गई कोलकाता, कोलकाता से गई पुणे, तो एवरीवेयर शी विल क्रिएट द जुरिस्डिक्शन, वैसा नहीं होता। wherever she is, then wherever she leaves the shelter of the husband, she leaves the matrimonial home and wherever she resides thereafter, ठीक है, उस कोर्ट को भी जुरिस्डिक्शन दे दिया गया है टू ट्राई द मैटर, even though the cause of action never arose of the parents house। ठीक है, तो ये हाँ, वो किस में आएगा बताओ? इसमें तो नहीं आएगा, दैट इज वेरी क्लियर, बिकॉज यहाँ हस्बैंड ही कर रहा है। किस में आएगा? अगर फिजिकल क्रूएल्टी तो और मेंटल क्रूएल्टी है तो कोई रिजॉर्ट नहीं, जेलो। ठीक है, so yeah, and then one part is that the new BNS has also not incorporated this as a gender neutral provision। उन्होंने भी वाइफ को वाइफ ही रखा है, वुमन और हस्बैंड का ही रखा है। ठीक है, तो प्रिया इंदौरिया वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस है 2023 का। ठीक है, अब
अब ये बात भी सही है कि 498 सबसे ज्यादा मिसयूज हुआ प्रोविजन है इंडिया में, सबसे ज्यादा। ठीक है, वन केस यू विल फाइल, अगर डिवोर्स को तुम लोग देखोगे जो म्यूचुअल नहीं है, 110% उसी का क्रिमिनल केस क्रूअल्टी के ऊपर 498 में फाइल कर दूंगा हस्बैंड के अगेंस्ट। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर केस में हाउ टू अवॉइड दी मिसयूज, कि तुम लोग बता सकते हो सर ने बहुत बार तुम्हें ये केस सुनाया है, मुझे रट गया उन्होंने इतनी बार बताया। वो मेंटेनेंस पे है, कौन सा केस है? क्रूएल्टी पे नहीं भी तो मिसयूज ना हो इन प्रोविजन। क्या होता है क्रूएल्टी केस में, क्या होता है 498 चार्ज हुआ, जैसे चार्ज लगा हस्बैंड को अरेस्ट करो, पेरेंट्स को अरेस्ट करो, जेल में डालो। अरनेश कुमार का कह रहे वेरी हैं। गुड, अनिश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014। ठीक है, जहां पे क्रूएल्टी को बेसिस बना के कोर्ट ने अरेस्ट के रिगार्डिंग गाइडलाइंस ले डाउन किए थे कि कब कब अरेस्ट हो सकता है, कब नहीं हो सकता है, और उसी चीज को रिटायरेट किया गया है किस केस में अभी, कि अनिश कुमार हैज टू बी फॉलोड। शाह आलम के, अशफाक आलम, आलम, अशफाक आलम सर। मोहम्मद अशफाक आलम वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। उसमें उसके पहले, ये तो 2014 और 2023 की बात हो गई, 2014 में अरनेश कुमार आया था, 2023 में कहा गया कि अरनेश कुमार को प्रॉपर्ली फॉलो करिए। ठीक है, बट 2017 में एक केस और आया था, राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट केस हो जाएगा, क्योंकि राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2017 में गाइडलाइंस ले किए गए थे विद रिगार्ड टू प्रोसिक्यूशन ऑफ 498A, ताकि 498A को मिसयूज ना किया जाए। ठीक है, समझ में आया? क्या गाइडलाइंस है, क्या पॉइंटर्स है, ये याद रखना। अभी डिस्कस करेंगे उसको भी बाद में, बट इतना याद रखना कि ये केस आपके लिए राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें गाइडलाइंस ले किए गए थे विद रिगार्ड टू प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज ऑफ 498A। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा कुछ मिसले मैंने क्या किया है, व्हाट आई हैव डन इज आई हैव ट्राइड टू अवॉइड द हाई कोर्ट अथॉरिटीज, क्योंकि हाई कोर्ट अथॉरिटीज क्रूअल्टी पे अथाह है, कोई लिमिट नहीं है, मैं कहाँ तक दूंगी तुम लोगों को। ठीक है, तो व्हाट यू विल डू इज, इफ यू गेट टाइम, जिस भी जुडिशरी को आप टारगेट कर रहे हो, ट्राई एंड लुक इनटू सम ऑफ द हाई कोर्ट अथॉरिटीज ऑफ दैट पर्टिकुलर जुडिशरी। एमपी हाई कोर्ट ने दिया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया, कुछ एक दो के रेलेवेंट देख लेना। मैं तुम्हें सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटीज यहाँ पर दे रही हूँ, वो सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटीज ध्यान में रखना आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक जगह कोर्ट ने बोला कि द फैक्ट दैट द हस्बैंड has an extramarital affair and the wife is suspicious about it, ठीक है, या he has the extramarital affair for that matter, can it amount to cruelty? Will it be a cruelty sufficient to come under this particular provision? क्या बोला था मैंने तुम लोगों को? The ambit of cruelty under criminal law is much more as compared to ambit of cruelty under civil law. The extramarital affair of the husband can form a ground for divorce under the civil law, but will it form a ground to put the husband behind the bar? समझ में आई? तो कोर्ट ने भी यही कहा, एंड मियर सस्पिशन तो डेफिनेटली वुड नॉट, वो तो ग्राउंड सिविल लॉ में भी जल्दी नहीं बनता है। बट इवन इफ द हस्बैंड इज हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कोर्ट ने कहा कि दो इट इज इमोरल बट इट विल नॉट फॉर्म अ ग्राउंड टू प्रोसिक्यूट द हस्बैंड फॉर 498। ठीक है, दूसरा, कोर्ट ने एक केस में ये भी कहा कि वन ट्रिवियल इंस्टेंस ऑफ क्रूल्टी, ये अभी 2023 का केस है, महालक्ष्मी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, इसमें कोर्ट ने ये रिटायरेट किया कि वन ट्रिवियल इंसिडेंस या some little incidences of cruelty will not be sufficient to prosecute the husband under the offense of 498A. ठीक है, even though it may feel today's thought process is कि how can he be cruel, ठीक है, that is okay, that is right, it will give you a ground for divorce maybe if you can establish the magnitude of that one incident। ठीक, पर वन सिंपल इंसिडेंट से ट्रिवियल इंसिडेंट्स बेसिकली बहुत ही क्रूअल्टी किया एक ही इंसिडेंट्स में तो भी हो जाएगा, जरूरी नहीं है कि बहुत सारे होने चाहिए। ठीक है, बट एक छोटा मोटा इंसिडेंस ऑफ क्रूअल्टी may become a ground for the divorce maybe or judicial separation to say the least, but it will definitely not be a ground for prosecuting the husband under section 498A or imprisonment। ठीक है, तो ये कुछ केसेस हैं जो महालक्ष्मी वर्सेस स्टेट ही हो गया। हाँ, अच्छा, अब इसमें ही एक केस और आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें क्या हुआ, हस्बैंड ने कई साल पहले वाइफ के साथ में कुछ मिसबिहेव किया। ठीक है, कुछ एक इंसिडेंस हो गया था कई साल पहले, बहुत साल बाद जाके उसने सुसाइड कर लिया।
वाइफ की फैमिली ने चार्ज लगा दिया क्रूरटी का, वो इंसिडेंट हैड ड्रोव हर टू कमिट द सुसाइड, द कोर्ट सेड नो, any episode that happened long back cannot be considered as a triggering factor of the suicide. It should be within the, there should be a nexus that should be drawn between the incident and the suicide. ठीक है, तो ये इस तरीके के कुछ कुछ सुप्रीम कोर्ट अथॉरिटीज हैं जिनको यू विल गो थ्रू, ये these are going to be more than sufficient. हालांकि क्रूल्टी पे केसेस आते रहते हैं, काफी आते रहते हैं. अब जैसे फॉर एग्जांपल कि अभी एक केस आया था, बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया, द वुमन शी चार्ज द ब्रदर ऑफ द हस्बैंड एंड द कजन ऑफ द हस्बैंड कि मेरे खाने को खराब बोलते हैं, मैं अच्छा खाना नहीं बनाती हूँ, तो ये मेरे ऊपर क्रूल्टी है. तो कोर्ट सेड नो, just because the husband and the husband's brother is criticizing your cooking, that is not going to amount to cruelty under 498A. ठीक है, वहीं कोर्ट ने एक दूसरे कोर्ट में एक जगह कहा गया कि इवन इफ दी वाइफ इज नॉट लिविंग विद द पेरेंट्स ऑफ द स्पाउस, ऐसा नहीं है कि मेंटल क्रूल्टी वो फोन पे नहीं कर सकते, कर सकते हैं. ठीक है, जस्ट बिकॉज दे नॉट स्टेइंग टुगेदर डजंट मीन कि वो मेंटल क्रूल्टी कर सकते हैं. तो अब हर केस में किस लिए क्या रेशियो ले डाउन किया जा रहा है, that is going to depend upon the facts and circumstances of the, ठीक है, समझ आ रहा है. देखो, it's very easy, the problem, the gray area will never be the physical cruelty, क्योंकि जहां पे आप प्रूफ कर दे रहे हो फिजिकल हार्म हुआ है, आपके लाइफ लिम्ब या हेल्थ को कोई फर्क पड़ा है, वो सॉर्टेड है मामला. ठीक है, बट मेंटल क्रूएल्टी की बात जहां आती है, वहां कोर्ट हैज टू सी दी बैलेंस बिटवीन द टू पार्टीज. हाँ, दैट वाज अ चार्ज. उन लोगों ने केस उसमें लिखा भी है, उसमें है ना कि सिविल लॉ वाले में है ये वाला केस, इसमें नहीं हो, इसमें कैसे. देखो, वही मैं कह रही हूँ, यहाँ पे मेंटल क्रूएल्टी का लेवल जो होना चाहिए, अगर हस्बैंड बुराई कर रहा है या हस्बैंड गुस्सा कर रहा है या पब्लिक में डांट रहा है या मिसबिहेव कर रहा है, ये सारी चीजें क्रूएल्टी नहीं बनाएंगी फॉर हिम टू प्रोसिक्यूट अंडर 498. दे कैन फॉर्म अ ग्राउंड अंडर सिविल लॉ फॉर डिवोर्स, बट टू फॉर्म अ ग्राउंड, आप किसी को जेल में डलवा रहे हो, तारीफ नहीं कर रहा है या वो बुराई कर रहा है या वो अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है. अब जैसे फॉर एग्जांपल द एब्सेंस ऑफ द वाइफ टू एंटर इनटू अ सेक्शुअल without any reason has been considered as cruelty for civil ground. बट क्या उसकी वजह से हस्बैंड को जेल में तो नहीं डाल दोगे ना. तो वो जो एम्बिट होना चाहिए क्रूएल्टी का, दैट शुड बी ऑफ सच अ मैग्नीट्यूड दैट इट इज कोर्सिंग द वुमन to inflict some kind of a physical harm on herself to commit suicide. ठीक है, और it is being injurious to the person of the woman. ठीक है, तो कोई भी छोटे मोटे मैग्नीट्यूड का चार्ज 498A में नहीं. हम्म. हम्म. हाँ, बिल्कुल है. अगर आप इस लेवल पे, मेन देखो होता क्या है, 498A का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है ना, वो ज्यादा करके मॉनेटरी एस्पेक्ट होता है. ठीक है, कि आपने डाउरी के लिए डिमांड किया या आपने किसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी के लिए डिमांड किया, आपने प्रॉपर्टी के लिए डिमांड किया. ठीक है, उन सब केसेस में मेंटल एस्पेक्ट ज्यादा कवर हो जाता है. ऐसे ही किसी को कुछ बोलते रहना, क्योंकि देखो ग्राउंड एक स्टेपिंग है. नॉर्मल वियर एंड टियर शादी का तो सिविल लॉ में भी कंसिडर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कोड भी ये कहता है कि थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े तो सब में होते हैं, तो नॉर्मल वियर एंड टियर हम नहीं कंसिडर करेंगे, हम आपको डिवोर्स भी नहीं देंगे उसको. ठीक है, उससे थोड़ा ऊपर हो गया कि भाई आपका रहना ही मुश्किल हो रहा है इस पर्सन के साथ, मेंटली ये हो, आपका कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ रहा है, आप नहीं बैठ पा रहे, वो आपको टॉर्चर कर रहा है मेंटली, आप बहुत परेशान रह रहे हो, डिप्रेस रह रहे हो उसकी वजह से, तो चलो हम डिवोर्स दे देंगे, पर हम उसके लिए जेल में नहीं डालेंगे. ठीक है, उसके ऊपर उसने इतना आपको हैरेस कर दिया कि आपका यू हैव रीच्ड टू अ पिनाकल वेयर यू आर लाइकली टू टेक your own life or commit suicide, or you are facing some kind of a danger to your health or mental health, then in that particular case the person can also be prosecuted under 498. तो ये 3 steps होते हैं जिसमें depending on the gravity of the abuse by the husband or the relative of the husband will be determinative of the factor whether or not he is liable. Okay, like one of the cases that we had in the consultancy recently, in that case what happened, the female, she was under the suspicion of some kind of extramarital affair between the husband and the some other lady, and by chance I don't know how that husband was, he, that slate जो बच्चों का आता है, he wrote that woman's name and I love you on that slate of the child. I don't know why. ठीक है,
So based on that and based on other incidences that he didn't treat her nicely and everything, she filed for a divorce. But at the same time, she insisted on filing many criminal cases also. Now, will those criminal cases be tenable? No. Just because he wrote the name of a lady on a card or on a child's slate, or he was probably seeing her outside of the work, will that form a ground for criminal law? Divorce मिल सकता है उस ground probably. ठीक है, so this is how the cruelty का aspect is there. You have to remember the definition, you have to break the definition into 3 parts. ठीक है, अच्छा, जो ये एक याद रखना केस cruelty का जो ये है constitutionality of cruelty, ठीक है, this was challenged and upheld in the case of Sushil Kumar Sharma versus Union of India 2005. ठीक है, constitutionality of section 498A was challenged and upheld in the case of Sushil Kumar Sharma versus Union of India 2005. ठीक है, so I will send you these notes cruelty वाले. ठीक है, difference between civil cruelty and criminal cruelty. ठीक है, केसेस ऑफ क्रूएल्टी, मीनिंग ऑफ क्रूएल्टी, ये सब कुछ मैं तुम लोगों को सारे नोट्स क्रूएल्टी की भेज दूंगी. गो थ्रू दीज, इफ यू हैव एनी डाउट्स वील डिस्कस इट. ठीक है, आई विल ऑल्सो सेंड यू, अच्छा एक छोटा सा डिस्कशन और है, आई विल सेंड यू अ कंपैरेटिव चार्ट बिटवीन आईपीसी एंड बीएनएस. ठीक है, और उसमें यू विल सी कि जितने मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ऑफेंसेस विद रिगार्ड टू मैरिज, उसमें जितने यहाँ ऑफेंसेस हमने पढ़े हैं सबके सब जैसे हैं वैसे ही हैं. 2 और ऐड कर दिए गए हैं, डाउरी डेथ, ठीक है, और किडनैपिंग टू गेट मैरिड. ठीक है, किडनैपिंग और अबडक्टिंग और प्रोक्योरिंग अ फीमेल टू गेट मैरिड. ठीक है, तो ये दोनों ऑफेंसेस और ऐड कर दिए गए हैं. क्रूएल्टी की डेफिनेशन सेक्शन 86 में ऐड करी गई है, बट वो एडिशन कुछ नहीं है, रिटायरेशन ऑफ एक्सप्लेनेशन है. बस इतना ही डिफरेंस है. सेक्शन 80 से लेके 86 तक ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज बीएनएस में डील करता है, 80 से 86 तक. ठीक है, बीएनएस में मैं जो ऑफेंसेस है वो भी लिखा है, जो प्रोविजन आईपीसी के हैं वो भी दिया हुआ है. जस्ट गो थ्रू दैट चार्ट. ठीक है, online anybody has any doubt with regard to any of these provisions, any point that we have discussed today? ठीक है, so we'll stop. Your next class will be from 5:45.